हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। आप सभी के लिए आज बजट स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। इसमें बजट के जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हम क्लास में लेकर आएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। आज देखिएगा, आज है 2 फरवरी 2023। एक पहला प्रश्न इसका है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या नाम है इसका? यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब देखिएगा ये किसको दिया गया। तो 2023 में ये किसको दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसको दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आपको पता हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ये कहाँ के थे? पंजाब के। तो पहले सिख प्रधानमंत्री, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने कब थे? 2004 से, और रहे कब तक? 2014 तक। तो 4 से 14 तक प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पहले सिख प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन रहे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अब देखिएगा, इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड द्वारा ये दिया जाता है। किसके द्वारा? इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड। अब इनको क्यों दिया गया? किसके लिए दिया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके लिए दिया गया? तो राजनीति क्षेत्र के लिए दिया गया। किसके लिए? राजनीति क्षेत्र। और ये किससे संबंधित थे? आर्थिक क्षेत्र से। आर्थिक और राजनीति क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसीलिए इनको दिया गया। आर्थिक प्लस राजनीति और आर्थिक क्षेत्र के लिए दिया गया। क्षेत्र हेतु, राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र हेतु इनको प्रदान किया गया। देखिएगा 1991 में, कब? सन 1991 में ये वित्त मंत्री भी बने थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्होंने भारत की दशा सुधारी थी, जो कि हमारी वित्त दशा बहुत ही खराब थी, उसको इन्होंने पटरी पर लाया था भारत को। अब देखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री रहे, तो प्रधानमंत्री के इनके कार्यकाल में सबसे मुख्य चीजें क्या हैं, ये भी लिख लीजिएगा। 2004 से 2014 तक पीएम रहे। 2004 से 14 तक पीएम रहे, और 1991 में बतौर मुख्य वित्त मंत्री कौन बने थे? वित्त मंत्री। तो 1991 में वित्त मंत्री बने थे, 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, और रहे कब तक? 2014 तक। अब देखिएगा आगे इनकी बात करते हैं। तो इनके काल में सबसे मुख्य चीजें क्या क्या रहीं? तो इनके कार्यकाल में मुख्य योजनाएं कौन कौन सी? एक आधार कार्ड, जो कि एक विशेष योजना थी इनके कार्यकाल में 2009 में। देखिएगा इनके कार्यकाल में योजनाएं तो योजनाएं कौन कौन सी थी? एक नरेगा, जो कि इनके कार्यकाल में उभर कर आया। कौन? नरेगा उभर कर किसके कार्यकाल में आया? नरेगा किसके कार्यकाल में उभर कर आया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नरेगा उभर कर आया। अधिनियम कौन सा है? एक्ट 2005 का। इसके बाद बात करेंगे तो आधार कार्ड की। किसकी? आधार कार्ड 2009। आधार कार्ड कमेटी एक बनाई गई, जिसके लिए इसका गठन कब किया गया था? 2009 में। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2009 में। तो देखिएगा, नरेगा विशेष कार्य इनके कार्यकाल में विशेष योजना थी एक नरेगा, जो कि उभर कर आई। तो और नरेगा, आधार कार्ड के बाद आरटीई राइट टू एजुकेशन, ये 2009 का अधिनियम है। 2009 का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ। किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया। तो राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा के लिए
राइट टू एजुकेशन। आगे देखिएगा 2023 में पद्म पुरस्कार की अगर बात करेंगे 2023 में कितने दिए गए, महत्वपूर्ण क्या है कि 2022 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे कितने दिए गए थे, वो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2022 वाले। 2023 वाले अभी इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, जो हो रही परीक्षाएं इसमें नहीं पूछे जा सकते हैं, आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिएगा 2023 में कितने दिए गए और 2022 में कितने दिए गए। अगर 23 की बात करते हैं तो 23 में पुरस्कार कितने दिए गए, 6, 9, 91, 106। याद कैसे करेंगे, 6, 9 और 91 कितने दिए गए, 6, 9, 91। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो 6 पद्म विभूषण दिए गए और 9 पद्म भूषण दिए गए और 91 पद्मश्री दिए गए। पद्म विभूषण में मुलायम सिंह यादव शामिल हैं, कौन, मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं। अब देखिएगा ये कितने हो गए, 106, 6, 9 और 6, 9, 91, तो 9, 6, 15 और 15, 91, 106। टोटल पदक कितने दिए गए, टोटल पुरस्कार कितने दिए गए, 106। कितने की घोषणा हुई, अभी दिए नहीं गए। आगे देखिएगा 2022 में अगर बात करेंगे तो 2022 में टोटल 128, 4, 17, 107 कितने दिए गए, 4, 17, 107। टोटल कितने दिए गए, 128। ये कितने दिए गए थे, 128 पुरस्कार, इस बार 106। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि पद्म विभूषण कितने दिए गए, पद्म भूषण कितने दिए गए और पद्मश्री, क्योंकि अलग अलग पूछा जाता नहीं है। और हम पढ़ा भी चुके हैं जो पद्म विभूषण दिए गए किसको किसको दिए गए हैं, और इस बार के जो इम्पोर्टेंट थे वो भी हमने पढ़ा दिए। आगे देखिएगा 2022 मेजर ध्यानचंद, 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया, शरद कमल को। किसको, शरद कमल को। आगे देखिएगा प्रवासी भारतीय सम्मान में किसको किसको दिए गए, कितने पुरस्कार दिए गए, इसमें भी कितने पुरस्कार दिए गए यही पूछे जाने की संभावना है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान कितने दिए गए, 27 पुरस्कार। कितने, 27 पुरस्कार, 27 लोगों को पुरस्कार दिए गए। कितने, 27 लोगों को लिख लीजिएगा कि 27 लोगों को पुरस्कार दिए गए, 27 लोगों को। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, ओडिशा यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल। ओडिशा को विश्व विरासत में शामिल किया गया या विश्व धरोहर में शामिल किया गया, किसके द्वारा शामिल किया गया, तो यूनेस्को द्वारा। देखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में है, कहां पर, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिएगा इसके द्वारा शामिल किया गया, तो यूनेस्को पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगर स्थापना की बात करते हैं 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। लिख लीजिएगा यूनेस्को के बारे में, 16 नवंबर कब स्थापना हुई थी, तो 16 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1945। और पेरिस, तो 1945 और पेरिस याद रखिएगा, 45 पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस। ये यूनेस्को के बारे में। अब देखिएगा विश्व विरासत या विश्व धरोहर में शामिल करता है यूनेस्को। अब किसको शामिल किया गया, ओडिशा। क्वेश्चन क्यों हम लेकर आए, क्योंकि उड़ीसा से संबंधित है, तो इसको कंफ्यूजन मत करिएगा। ये उड़ीसा, ये एक शहर या बंदरगाह शहर है, क्या है, एक बंदरगाह शहर है या बंदरगाह स्थल है। कहाँ पर, यूक्रेन में, नीचे काला सागर पर। कहाँ पर, काला सागर तट पर स्थित है। तो ये याद रखिएगा यूक्रेन का बंदरगाह तट है। कैसा, यूक्रेन का बंदरगाह तट या ऐतिहासिक शहर है। यूक्रेन का, ओडिशा के बारे में जानकारी, तो यूक्रेन का, कहाँ का, यूक्रेन का ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है। ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है। अब बंदरगाह शहर है तो बंदरगाह की बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है, काला सागर पर। कहाँ, काला सागर के पास। कहाँ पर, काला सागर के ऊपर, काला सागर। तो काला सागर के पास में स्थित है। यूक्रेन का एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है। कैसा शहर है, बंदरगाह शहर है। याद रखिएगा कहाँ का है, यूक्रेन का। शामिल किस में किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया।
तो ये शहर कहाँ का है? यूक्रेन का, ये याद रखिएगा। ओडेसा यूक्रेन, ओडेसा यूक्रेन, याद रखिएगा। ओडेसा को शामिल किया गया, यूक्रेन का शहर है। यूक्रेन का एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है। कैसा शहर है? बंदरगाह शहर। अब ये तो बात हो गई यूक्रेन की। आगे देखिएगा, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में विश्व धरोहर में वर्तमान में कितनी है? तो 40 है। वर्तमान की अगर बात करेंगे कितनी है? 40 है। कुछ शामिल होने की संभावना है, जैसे ही शामिल होंगी हम आपको बता देंगे। अब देखिएगा, इनकी बात करते हैं तो वर्तमान में अगर भारत की बात करते हैं, भारत तो वर्तमान में कितनी है? 40। अब 40 जिसमें एक मिश्रित है, एक कैसी है? मिश्रित, और 7 प्राकृतिक हैं। एक मिश्रित, 7 प्राकृतिक और 32 सांस्कृतिक। 32 + 7 + 1, याद रखिएगा। 32 + 7 + 1, जिसमें एक मिश्रित है, एक मिश्रित है और 7 कैसी हैं? प्राकृतिक। 7 प्राकृतिक और 32 सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ये याद रखिएगा। तो यूनेस्को में भारत की कितनी शामिल है? 40 शामिल है। 32 + 7 + 1, एक मिश्रित, 7 प्राकृतिक और 32 सांस्कृतिक। याद रखिएगा, लास्ट में कौन सी शामिल हुई? तो लास्ट में शामिल कौन सी हुई? गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की शामिल हुई। उससे पहले तेलंगाना की शामिल हुई थी। कौन सी? तेलंगाना। तो 2021 में 2 शामिल हुई थी, रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा। कौन सी? रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा। रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ का है? तेलंगाना का। रुद्रेश्वर मंदिर ये कहाँ का है? तेलंगाना का। रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का, और एक गुजरात का, गुजरात धौलावीरा, गुजरात का धौलावीरा। तो ये 2021 में शामिल हुई थी। कब? 2021 में, लास्ट में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी। तो आंध्र प्रदेश की अगर वर्तमान में बात करें तो 2020 में घोषणा हुई थी कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। विशाखापट्टनम, कुर्नूल, और वर्तमान में जो राजधानी बनी थी 2015 में, अमरावती। तो अब राजधानी इसकी कौन सी बनेगी? विशाखापट्टनम। कौन सी राजधानी बनाई जाएगी? विशाखापट्टनम इसकी राजधानी बनाई जाएगी। आगे देखिएगा, जीवन शिक्षा शिविर सम्मेलन, जीवन शिक्षा शिविर, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो दिल्ली में। कहां पर आयोजन किया गया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। आगे देखिएगा, आरोहिणी पहल। आरोहिणी पहल किसके तहत आती है? तो ये शिक्षा के तहत आती है। किसके तहत? शिक्षा के तहत आरोहिणी पहल आती है, जिसमें क्या किया गया है? जो उत्तर प्रदेश, कहां पर शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा इसको शुरू किया गया है। यूपी में। कहां पर? यूपी में योगी आदित्यनाथ ने इसको शुरू किया। योगी आदित्यनाथ मतलब उत्तर प्रदेश के सीएम द्वारा इसको शुरू किया गया। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है और 2023 में कब मनाया गया? तो 2023 में हर साल कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब? प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2023 की थीम इंपॉर्टेंट क्या है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस तो सभी को पता होगा कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन हम क्यों लेके आए? क्योंकि थीम इसकी इंपॉर्टेंट होगी। तो थीम क्या बनी है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्या बनी है? वेटलैंड रेस्टोरेशन, ये याद रखिएगा। वेटलैंड रेस्टोरेशन इसकी थीम है। 2023 की थीम वेटलैंड रेस्टोरेशन। अब देखिएगा, वेटलैंड या आर्द्र भूमि, वेट माने गीला और लैंड माने भूमि। तो गीली भूमि जहां पर आर्द्र भूमि होती है या गीली भूमि होती है, उसे घोषित किया जाता है विश्व आर्द्र भूमि। अब दिवस कब से मनाए जाने की इसकी घोषणा हुई या कब से मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष 1997 से मनाया जाता है। कब से? 1997 से। 1997 से कब से मनाया जाता है?
1997 से 2 फरवरी को। अब देखिएगा विश्व की आर्द्र भूमि, ये किसको कहा जाता था? तो ये रामसर स्थल है, या रामसर साइट भी कहते हैं, सॉरी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब देखिएगा 1997, अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2 फरवरी 1997 से प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है, तो 1997 से ये मनाया जाता है। अब 2 फरवरी कब से आ गया? तो 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन हुआ कहाँ था? देखिएगा, अब देखिएगा जो रामसर स्थल है, रामसर है कहाँ पर? ईरान। कहाँ पर? ईरान। रामसर जो स्थल है ईरान में, वहां पर कन्वेंशन हुआ था इसका। तो 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन को अपनाया गया था। रामसर में कन्वेंशन को अपनाया गया था, इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 1971 याद रखिएगा। रामसर कहाँ का स्थान है? ईरान का। रामसर ईरान याद रखिएगा। 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन को अपनाया गया था। और ये याद रखिएगा कि 1997 से ये दिवस मनाया जाता है। दिवस कब से मनाया जाता है? 1997 से ये दिवस मनाया जाता है। 2023 में थीम क्या थी? वेटलैंड रेस्टोरेशन। 2023 में थीम क्या थी? वेटलैंड रेस्टोरेशन। अब देखिएगा आगे, अब रामसर याद रखिएगा। रामसर कहाँ का शहर है? ईरान का। कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक शहर है। किसके तट पर? कैस्पियन सागर। ये भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, कैस्पियन सागर के तट पर, कैस्पियन सागर के तट पर। आगे देखिएगा रामसर भारत। अब रामसर भारत क्यों लिखा? क्योंकि रामसर की भारत में साइट की अगर बात करते हैं तो कितने हैं? रामसर भारत में कितने हैं? भारत की अगर बात करते हैं तो 75। कितने हैं? 75। सबसे ज्यादा की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 10 हैं। और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 14। सबसे ज्यादा कहां पर है? तमिलनाडु में है 14। और यूपी की अगर बात करेंगे तो यूपी में है 10। ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहां पर है? तमिलनाडु में। टोटल कितने हैं? 75 भारत में। आगे देखिएगा मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। आगे सीमा शुल्क दिवस, तो सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। तो तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं और कहां पर इन्होंने प्रदर्शन किया है? देखिएगा शुभमन गिल भारतीय क्रिकेटर जो विश्व के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 23 वर्षीय शुभमन गिल। कौन? शुभमन गिल। ये कौन है? भारतीय खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेटर हैं। 23 वर्षीय। कितने वर्षीय हैं? 23 वर्षीय हैं। और इनका एक रिकॉर्ड है, इनका एक और रिकॉर्ड है जो कि T20 में, किसमें? T20 में शतक जड़ने वाले पहले युवा बल्लेबाज। किसमें? T20 इंटरनेशनल। किसमें? T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज सबसे युवा। तो देखिएगा इनका एक ये रिकॉर्ड था, T20 में शतक जड़ने वाले पहले युवा बल्लेबाज। इनका एक ये भी रिकॉर्ड है। और दूसरा रिकॉर्ड तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। अगर युवा की बात करेंगे तो यही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि सबसे युवा बल्लेबाज, तो यही पूछे जाने की संभावना है। शुभमन गिल याद रखिएगा नाम। अब तीनों फॉर्मेट में शतक इन्होंने कहां पर लगाया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात। नरेंद्र मोदी स्टेडियम
स्टेडियम है कहाँ पर? अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे देखिएगा, आगे अगर बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा। किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स या युवा गेम्स। तो खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश में आयोजन शुरू हो चुका है। उद्घाटन किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने। आगे देखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। लिख लीजिएगा, तीसरे कौन से होंगे? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। है कौन से? थर्ड। और ये पांचवें, ये कौन से हैं? पांचवें। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश में, एमपी। आगे देखिएगा, आईपीएल की सबसे महंगी महिला टीम, आईपीएल की सबसे महंगी महिला टीम किसने खरीदी है? तो किसके द्वारा सबसे महंगी महिला टीम किसके द्वारा खरीदी गई? देखिएगा, सबसे महंगी की अगर बात करेंगे तो किसने खरीदी? अहमदाबाद टीम है। और अडानी किसके द्वारा खरीदी गई? अडानी के द्वारा। तो अडानी के द्वारा खरीदी गई अहमदाबाद टीम, अहमदाबाद महिला आईपीएल टीम है। कहाँ की टीम है? अहमदाबाद की। खरीदी किसके द्वारा गई? अडानी के द्वारा। अहमदाबाद अडानी, याद रखिएगा, अहमदाबाद अडानी। और अडानी को याद रखिएगा, भारत के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं। कौन? भारत के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं अडानी, जो कि पहले नंबर पे थे। विश्व में थर्ड नंबर था इनका, अब विश्व में 15वें नंबर पर आ गए हैं। और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आगे देखिएगा, पांचवा प्रश्न जो कि बजट विशेष से लेकर आए हैं। बजट विशेष जो कि परीक्षाओं से संबंधित आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रही, उनको हम लेकर आए हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है बजट 2023 से संबंधित। और बजट 2022 भी आप लोग एक सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसको भी पूछे जाने की संभावना है। अब 2023 का बजट आ गया है, इसलिए ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है उसके पूछे जाने की। अब देखिएगा, 2023 की बात करते हैं। 2023 में बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। पेश कब किया जाता है? अब देखिएगा, निर्मला सीतारमण द्वारा पांचवा बजट पेश किया गया। कौन सा? पांचवा बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पांचवा बजट पेश किया गया। 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है। देखिएगा, इसके उपलक्ष्य में एक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना है। हलवा सेरेमनी कब होता है? तो हलवा सेरेमनी, ये ऊपर लिख लीजिएगा, हलवा सेरेमनी। बजट जब पूरा तैयार हो जाता है, उसको पेश करने के लिए रखा जाता है, तब हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। अब देखिएगा, इसका आयोजन कब होता है? 26 जनवरी को। कब आयोजन किया जाता है? 26 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हलवा सेरेमनी का आयोजन 26 जनवरी। आगे देखिएगा, बजट 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। कब? 1 फरवरी 2023। अब बजट के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बजट इंग्लिश के बोजेट शब्द से लिया गया है। अब देखिएगा, बजट आपको याद क्या रखना है? बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संविधान में इसको क्या कहते हैं? तो बजट 112 किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल की अगर बात करें तो 112। कौन सा आर्टिकल है? 112 आर्टिकल बजट। 112 बजट याद रखिएगा, 12 से बजट याद रखिएगा, कैसे भी याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 112 है। और इसको क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण
इसमें देखिएगा 3 सालों का विवरण दिया जाता है, जो कि पिछले गुजर गई साल, वर्तमान की साल और आने वाली साल, 3 सालों का विवरण इसमें दिया जाता है। ये पूछा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 हलवा सेरेमनी 26 जनवरी को किया जाता है। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इस बार 5वां बजट निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। निर्मला सीतारमण जी द्वारा 5वां बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2023 को। आगे देखिएगा, बजट की कुछ मुख्य बातें, जो मुख्य पॉइंट हम लेकर आए हैं उनकी बात करते हैं। तो पर्सनल आयकर में 7 लाख तक की छूट दी गई। कितने? 7 लाख तक की पर्सनल आयकर में छूट दी गई है। याद रखिएगा कि पर्सनल आयकर में कितने की छूट दी गई है, तो 7 लाख की छूट दी गई। 7 लाख तक की छूट दी गई है। याद रखिएगा, 7 लाख तक की पर्सनल आयकर में छूट दी गई। आगे देखिएगा, रेलवे में 2.4 लाख करोड़, रेलवे में एक भारी मात्रा में पैसा दिया गया। इसमें बहुत सी चीजें बनेगी, जैसे देखिएगा कानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश में कानपुर के लिए क्या मिला है, इसमें 12 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। 12 नई ट्रेनें कानपुर सेंट्रल को मिलेंगी, जिसमें से 4 कौन सी ट्रेनें होंगी, तो 4 प्राइवेट जो चलती हैं वंदे भारत, कौन सी, IRCTC द्वारा जिनका संचालन किया जाता है वंदे भारत। तो 4 वंदे भारत सहित कानपुर सेंट्रल को कितनी ट्रेनें मिली हैं, 12। 4 वंदे भारत सहित 12 ट्रेनें मिली हैं। कानपुर सेंट्रल को अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाएगा। अब इसके बारे में इतनी ही जानकारी काफी है। आगे देखिएगा, एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय, कौन से? एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय, ये कहीं लिख लीजिएगा। कानपुर सेंट्रल, कानपुर को 12 ट्रेनें मिली। कितनी? 12 ट्रेनें, जिसमें से 4 वंदे भारत हैं। 4 वंदे भारत, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लिए ये क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे। कौन से? एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा, एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। कैसी? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। ऐप डेवलप हेतु लैब खोली जाएंगी। ऐप डेवलप, देखिएगा अब 5G चलने लगी भारत में, तो ऐप डेवलप करना आसान हो गया है। ऐप डेवलप करने के लिए 100 लैबें खोली जाएंगी। कितनी? 100 लैब, तो 100 लैब खोली जाएंगी, ये याद रखिएगा। ऐप डेवलप हेतु 100 लैब खोली जाएगी। आगे देखिएगा, नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। नए नर्सिंग कॉलेज, कौन से? नर्सिंग कॉलेज कितने खोले जाएंगे? भारत में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश को 28 नए नर्सिंग कॉलेज मिलेंगे। टोटल कितने हैं? 157 टोटल नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें से उत्तर प्रदेश को 28 मिले। कितने? उत्तर प्रदेश को 28 नए नर्सिंग कॉलेज ये उत्तर प्रदेश को मिले हैं। आगे देखिएगा, पीएम आवास को 79,000 करोड़, पीएम आवास योजना को 79,000 करोड़, 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया। कितना? 79,000 करोड़, पीएम आवास योजना को 79,000 करोड़। आगे देखिएगा, गोवर्धन योजना, तो गोवर्धन योजना किससे संबंधित है? ये कचरे से संबंधित है। इसमें संपदा केंद्र खोले जाएंगे, कचरे के संपदा केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें से कचरा डालकर कुछ बनाया जाएगा, प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। कितने? 500 नए कचरे से संपदा केंद्र, 500 नए कचरे से संपदा, याद रखिएगा कैसे? कचरे से संपदा केंद्र खोले जाएंगे। कचरे से संपदा केंद्र खोले जाएंगे। आगे देखिएगा, गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना को क्या मिला है? तो इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। गरीब कल्याण योजना को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, जिसमें अनाज या चावल और राशन जो कुछ मिलता है वो मिलता रहेगा। कितने साल? 1 साल के लिए गरीब कल्याण योजना को बढ़ा दिया गया है। आगे देखिएगा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसको भी बढ़ावा दिया गया है। किसको? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसको भी बढ़ावा दिया गया है। जो कुशल श्रमिक होते हैं उनके लिए ये योजना है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो ये बजट से महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि हम लेकर आए हैं।
परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन थे। और वैसे तो क्वेश्चन बजट से बहुत बनते हैं, पूरा खाका होता है, परीक्षाओं से जो संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हम लेकर आए हैं। और आपको जो कुछ और भी महत्वपूर्ण लगेंगे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करें, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें। धन्यवाद।